आजकल अनुपमा का मन घर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके पति कार्तिक बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहा करते थे और बेटा राहुल एमएस करने अमेरिका गया था, तो वहीं का होकर रह गया। रिया से ही वो अपने मन की बातें कर लिया करती थी। रिया भी अनुपमा को माँ नहीं सहेली समझती थी। तभी तो पिछले सप्ताह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ते समय अनुपमा का मन बहुत उदास हो गया था। हालांकि इस बात से वो बहुत खुश थी कि मिलान से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली रिया को। तभी अनुपमा रिया को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। कार्तिक ने उसे सोसाइटी की महिलाओं का क्लब ज्वाइन करने का सुझाव दिया था, पर अनुपमा ने सोचा कि पहले की तरह फिर उसे क्लब छोड़ना पड़ गया तो वो सबकी आंखों की किरकिरी बन जाएगी। उसकी दिलचस्पी औरों की तरह लोगों की कमियां निकालने, गहनों की चर्चा करने और साड़ियों की सेल के बारे में जानने की नहीं थी। किट्टी पार्टी में महंगी क्रॉकरी के प्रदर्शन और ड्राइंग रूम में नित नए शो पीस से अपना रुतबा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का स्वांग रचना भी नहीं जानती थी वो। उसे कुछ अच्छा लगता था तो बस कुछ देर तक प्रकृति की गोद में बैठे रहना या फिर बच्चों के साथ हंसते खिलखिलाते हुए बचपन को फिर से महसूस करना। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो 50 वर्ष पार कर चुकी है। रिया के चले जाने के बाद अनुपमा अक्सर किसी न किसी पार्क में जाकर बैठ जाया करती थी। एक दिन पार्क में बेंच पर बैठी हुई वो व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ने में तल्लीन थी कि एक्सक्यूज मी सुनकर उसका ध्यान भंग हुआ। सामने एक 28-29 वर्षीय लंबा हैंडसम युवक उसे बेंच पर रखा उसका पर्स हटाने को कह रहा था। मुस्कुराते हुए उसने पर्स उठा लिया और वो युवक बेंच पर बैठ गया। लगभग 5 मिनट यूं ही बीत गए। युवक बेचैन सा कभी पार्क के गेट की ओर देखता तो कभी अपने मोबाइल को। ऐसा लग रहा था कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। अनुपमा ने पूछ लिया, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? लेकिन प्रश्न पूछते ही उसे लगा कि उससे गलती हो गई। एक अजनबी, वो भी नवयुवक, अब जरूर वो खींच उठेगा। परंतु उसकी आशा के विपरीत युवक ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप अकेली बैठी हैं? अनुपमा ने हाँ में जवाब दिया। जब बोर होती हूँ तो यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। मेरे अलावा घर के सब लोग बिजी हैं। लगता है ये बेंच उन लोगों के लिए ही बनी है जो अपनों का साथ पाने को बेचैन हैं। वो निराश पर थोड़े से मजाकिया लहजे में बोली, हाँ, शायद मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, हाफ गर्लफ्रेंड भी बिजी रहती है। वो ऐसे बच्चों को हॉस्टल में ऑफिसर इंचार्ज है जो देख नहीं सकती। काफ़ी काम रहता है उसे वहाँ, शायद इसीलिए टाइम पर नहीं पहुँच पाती मेरे पास। निराशा छिपाते हुए एक सांस में ही नवयुवक ने सब कह डाला। फिर अपना परिचय देते हुए उसने अनुपमा को अपना नाम बताया। जी, मेरा नाम विराट है। और आप? मैं अनुपमा। थोड़ा हिचकिचाते हुए अनुपमा ने भी अपना परिचय दिया। काम तो अच्छा कर रही है आपकी साहिबा। नाम क्या है और हाफ गर्लफ्रेंड क्यों? रेखा नाम है मैडम का। हम दोनों मुंबई में 5वीं क्लास तक एक साथ पढ़ते थे। फिर उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया और वे लोग दिल्ली आ गए। 3 महीने पहले एक दिन अचानक ही उससे मुलाकात हो गई। उसके बाद से ही हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते हैं। बस वो 3 वर्ड्स अभी तक नहीं कह पाए।
एक दूसरे को। विराट ने शर्माते हुए कहा, फिर तो तुम भी हाफ बॉयफ्रेंड हुए ना उसके। अनुपमा ने विराट की बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा, नहीं नहीं, रेखा तो कब की मेरे मन की बात जान चुकी होगी, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस मेरे मन के राज खोल देते हैं। पर रेखा, वो तो इस मामले में पूरी साइलेंट मूवी की हीरोइन है। और विराट होंठों पर उंगली रख चुप्पी का इशारा करते हुए मुस्कुराने लगा। और फिर अनुपमा के ओ नॉटी गर्ल कहते ही दोनों हंस पड़े। आपसे एक बात पूछूं, पुरानी हिंदी फिल्मों में हीरो हमेशा हीरोइन के पीछे भागता दिखाई देता था। क्या सच में ऐसा तब भी होता था? आजकल की लड़कियां तो अपने पीछे भगा भगा कर थका ही देती हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, कह विराट ने अपना निचला होंठ बाहर निकालते हुए अनुपमा की ओर इस तरह देखा कि उसकी मासूमियत पर स्नेह बरस पड़ा अनुपमा के मन में। विराट, ये जमाने पर नहीं, व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैंने तो किसी को अपने पीछे भागने का मौका ही नहीं दिया कभी। कार्तिक के लिए प्यार महसूस करते ही बिना समय गवाए उसे बता दिया था मैंने तो। जब मिलती थी तब भी पटर पटर बोलती रहती थी। वैसे कार्तिक क्या, मैं तो किसी के सामने छिपा ही नहीं सकती अपनी फीलिंग्स को, चाहे फिर वे मेरे बच्चे हों या दोस्त। थोड़ा भावुक होकर अनुपमा बोली, वही तो, मैं भी नहीं रह सकता चुप। अप्रोच रूप से ही सही बता ही दिया रेखा को कि कितना बेताब हूँ उसके लिए मैं। अब मैं भी तो सुनना चाहता हूँ कि मेरे लिए वो क्या महसूस करती है। बेचैन सा होता हुआ वो बोला, मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने बड़बोले स्वभाव से। मैं तुम्हें बता दूंगी कि रेखा से कैसे उसके दिल की बात मनवानी है तुम्हें। ठीक है, डील डील। और दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया। मोबाइल नंबरों के आदान प्रदान के बाद अनुपमा घर की ओर चल पड़ी। विराट दिल्ली में स्थित एक इंटरनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। उसके माता पिता मुंबई में रहते थे। यूं तो विराट बहुत बातूनी था, पर कम ही लोग उसके दिल को छू पाते थे। अनुपमा के अपनेपन और दोस्ताना व्यवहार ने विराट के दिल में जगह बना ली और दोनों के बीच फोन और व्हाट्सएप के द्वारा बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में वे इतना घुल मिल गए कि अपनी रोज की बातें शेयर करने लगे। विराट जब भी अनुपमा से मिलता अपने मन में हलचल मचा रहे कई सवाल पूछ डालता। अनुपमा भी आराम से उसके सवालों का जवाब देती। जब कभी वो अनुपमा के अपने और रेखा के संबंधों को लेकर कोई सवाल करता तो अनुपमा की प्रेम के विषय में इतनी गहरी समझ देखकर हैरान रह जाता। वो जान गया था कि 60 की उम्र के आसपास पहुंचकर भी प्यार जैसे शब्द बेईमानी नहीं होते। ये अलग बात है कि उस सोच में एक परिपक्वता आ जाती है। अनुपमा से मिला स्नेह और मार्गदर्शन जहां विराट को बेहद सुखद अनुभूति, वहीं अनुपमा भी विराट के उत्साह से प्रभावित होकर एक नई शक्ति महसूस करती। धीरे धीरे वे दोनों एक आराम से रिश्ते में बंध गए थे। लगभग 1 महीने की बिजनेस टूर से कार्तिक जब घर लौटे तो अनुपमा बदली बदली सी लगी। पहले की तुलना में वो काफ़ी खुश दिख रही थी। लाल कैप्री के साथ क्रीम कलर का लंबा सा कुर्ता पहन, अपनी फेवरेट परफ्यूम लगाए घर में फुदकती हुई वो 25 साल पुरानी अनुपमा लग रही थी। कार्तिक सूटकेस रखने जब अपने कमरे में पहुंचा तो बेड पर अधलेटा विराट अनुपमा के लैपटॉप पर कुछ करने में व्यस्त था।
इससे पहले कि उनकी कुछ बात होती, अनुपमा सबके लिए कॉफ़ी लेकर आ गई और विराट का अपने दोस्त के रूप में कार्तिक से परिचय करवा दिया। अनुपमा जी मेरी हम उम्र ना सही, पर ये रिश्ता मुझे भी दोस्ती जैसा ही लगता है। आपको ऐतराज ना हो तो मैं भी इन्हें अपनी दोस्त कहकर बुला सकता हूँ। विराट ने कार्तिक से बड़ी आत्मीयता से पूछा। सिर्फ दोस्त कहकर बुलाओगे? अरे भाई, दोस्त समझो इन्हें। लगता है तुम में इन्हें एक ऐसा साथी मिल गया कि हमारी मैडम किट्टी और पड़ोस की सहेलियों से मिलने तक नहीं जा पाती। अब बाहर जाया करूँगा तो अनुपमा की चिंता नहीं होगी मुझे। वेल डन यंग मैन। कार्तिक ने विराट की पीठ थपथपा दी। कॉफी की चुस्कियों के साथ तीनों की बातचीत का शोर घर में सुनाई देने लगा। रेखा को लेकर विराट का उतावलापन देख अनुपमा कभी कभी खूब हंसती। विराट चाहता था कि रेखा जल्द से जल्द उसे अपने मन की बात कह दे और ये रिश्ता किसी मंजिल तक पहुंच जाए। अनुपमा ने विराट को रेखा के सामने थोड़ा सीमित रहने का सुझाव दिया ताकि रेखा स्वयं को टटोलना शुरू करे। अनुपमा की बात मान विराट ने अब बार बार रेखा को फोन और मैसेज करना बंद कर दिया। विराट अब कभी कभी रेखा को इग्नोर करने लगा। रेखा को बहुत बुरा लगता था जब विराट उसे इग्नोर कर देता था। व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी सोच समझकर स्टेटस डालने लगा। अपने मन की बात मन में ही रखने से विराट को थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, पर इसका परिणाम वैसा ही निकला जैसा वो चाहता था। उस दिन कॉफी शॉप में विराट जानबूझकर रेखा को ऑफिस की बोझिल बातें सुनाने लगा। कुछ देर चुपचाप सुनने के बाद बोर होते हुए रेखा बोली, बस करो ना प्लीज। हमेशा की तरह अपने शौक, अपने बचपन और कॉलेज की शैतानियों की बात करो ना। क्यों? अनजान बनते हुए विराट ने पूछा। क्यों, क्या अच्छा लगता है तुम्हारे बारे में जानना? रियली? पर कुछ तो वजह होगी इसकी। विराट को मंजिल करीब लग रही थी। विराट, बड़े खराब हो तुम। स्टेटस पढ़ते ही विराट की खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने रेखा का हाथ पकड़कर चूम लिया। मन ही मन वो अनुपमा को धन्यवाद करना भी नहीं भूला। अगला दिन उसने लोधी गार्डन में सेलिब्रेशन डे के रूप में अनुपमा के साथ मनाने का निश्चय किया। घर पहुंचकर विराट के कई बार कॉल करने पर भी जब अनुपमा ने फ़ोन नहीं उठाया तो एक छोटा सा मैसेज भेजकर वो सो गया। सुबह होते ही वो फिर अनुपमा को फ़ोन करने लगा, पर कोई उत्तर ना मिला। व्हाट्सएप पर भी उसका लास्ट सीन रात का ही था। कार्तिक लंदन गए हुए थे, इसीलिए अनुपमा कहीं दूर भी नहीं गई होगी। विराट बेहद चिंतित था। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया। इधर रेखा से मिलने का टाइम हो रहा था, उधर अनुपमा को लेकर चिंतित। इसी बीच दोपहर के 2 बज गए। कुछ सोचते हुए वो अपनी कार की चाबी लेकर घर से निकला ही था कि अनुपमा का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि रात से उसे बहुत तेज बुखार आ गया था, सुबह से चक्कर भी आ रहे हैं, बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही उसकी। मैं अभी आता हूँ कहकर विराट अनुपमा के घर की ओर निकल पड़ा। रेखा को फ़ोन कर उसने बता दिया कि आज वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके एक फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसके घर जा रहा है। अनुपमा के घर पहुंचते ही विराट उसे हॉस्पिटल लेकर गया। वहां अनुपमा को दवा दी गई। घर वापस आकर भी विराट तब तक अनुपमा के पास बैठा रहा जब तक उसका बुखार कम नहीं हो गया।
घर लौटते ही उसने रेखा को फोन कर अनुपमा के बारे में बताना शुरू किया। सुनकर रेखा बोली, तुमने तो कहा था कि एक फ्रेंड की तबीयत खराब है। हाँ, अनुपमा जी फ्रेंड है मेरी। क्या मतलब? मतलब तुम भी यही सोचती हो कि एक मेल और फीमेल कभी फ्रेंड नहीं हो सकते। मैं क्या उस जमाने की लगती हूँ तुम्हें? पर 50 की उम्र के पार की आंटी से फ्रेंडशिप? हा हा हा, आई कांट बिलीव इट। तुम हंस क्यों रही हो? विराट गुस्से से बोला। जवाब में रेखा ने फोन काट दिया। रात होते होते अनुपमा की तबीयत में काफी सुधार आ गया। विराट को थैंक्स बोलने के लिए जब उसने फोन किया तो हेलो के साथ ही विराट की निराशा और गुस्से में भरी आवाज सुनाई दी। आई हेट रेखा। क्यों, क्या हुआ? चिंतित सी अनुपमा इतना ही बोल पाई और विराट ने पूरी घटना उसे सुना दी। विराट, इसमें रेखा की कोई गलती नहीं। हमें संस्कार ही ऐसे दिए जाते हैं कि हम भावनाओं को जीना जानते ही नहीं। अपनी संकीर्ण सोच से कुछ लोगों द्वारा बनाए गए नियमों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है हमारी पूरी जिंदगी। रेखा को बस थोड़ा समझाने की जरूरत है। तुम परेशान मत होना, प्लीज, मैं देखती हूँ अब क्या करना है। अनुपमा के कहने से विराट आश्वस्त हुआ और दोनों की बात वहीं समाप्त हो गई। अगले दिन अनुपमा ने बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदी और नेत्रहीन बच्चों के छात्रावास की ओर चल दी। वहां जाकर उसने वे चॉकलेट्स बच्चों में बांटने की इच्छा व्यक्त की। जैसा कि वो उम्मीद कर रही थी, उसे वहां की इंचार्ज यानी रेखा के पास भेज दिया गया। गोरे रंग की लंबी स्लिम बॉडी की खूबसूरत रेखा का फोटो भी विराट ने उसे अभी तक नहीं दिखाया था, क्योंकि वो दोनों को आमने सामने मिलवाना चाहता था। अनुपमा ने रेखा को अपना नाम नहीं बताया। वो जानती थी कि चेहरे से रेखा उसे नहीं पहचानती होगी। रेखा के साथ वो ग्राउंड में खेल रहे बच्चों के पास पहुंच गई। उन सब की उम्र लगभग 5 से 10 वर्ष के बीच थी। रेखा ने बताया कि उसे इन बच्चों से बहुत लगाव है। यहाँ इनके पढ़ने, रहने, खाने पीने और कपड़ों आदि का प्रबंध एक एनजीओ की मदद से होता है। इन बच्चों का साथ मुझे हिम्मत, हौसला और जीने की नई ताकत देता है, कहकर रेखा मुस्कुराने लगी। बच्चों के प्रति रेखा का समर्पण अनुपमा को बहुत अच्छा लगा। दोनों की बातचीत चल ही रही कि एक मासूम सा बच्चा अनुपमा द्वारा दी गई चॉकलेट रेखा के पास लेकर आया और बोला, आधी आप खाओ ना मैम। रेखा ने थोड़ी सी चॉकलेट तोड़ी और उसके गाल चूमकर उसे खेलने भेज दिया। ये राम है। इसके माता पिता एक बम विस्फोट में मारे गए थे। राम भी उसी दुर्घटना के कारण अपनी आंखें गंवा बैठा। मुझे बहुत अच्छा लगता है राम। मैं इसे दुखी नहीं देख सकती और ये भी मुझे छूकर ही मेरा दुख समझ लेता है। जब कभी मैं उदास होती हूँ तो मुझे खुश करने की कोशिश करता है। ओहो, बहुत दुख भरी है राम की कहानी। पर अच्छा हुआ कि उसे तुम्हारे जैसी दोस्त मिल गई, अनुपमा ने कहा। आप इन भावनाओं को कितना समझती हैं। राम और मैं सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो मेरा प्यारा सा दोस्त है और मैं उसकी। अनुपमा से सहमति जताती हुई रेखा चहक उठी। तो क्या तुम नहीं चाहोगी कि ये दोस्ती आज से 20-25 साल बाद भी ऐसी ही रहे? क्या तब तुम इसे इसीलिए दोस्त नहीं मानोगी कि तुम 50 के पार हो जाओगी? क्या एक उम्र के बाद भावनाओं को दबा देना चाहिए?
अगर उस समय राम आज की तरह ही तुमसे लगाव महसूस करे तो क्या तब उम्र के अंतर को ध्यान में रखते हुए उसे तुम्हारे प्रति अपने प्यार को कम कर लेना होगा, या फिर तब रिश्ते का नाम दोस्ती से बदलकर कुछ और रखोगी? क्या नाम होगा उस रिश्ते का? शायद कोई नाम नहीं, तब क्या होगा रेखा, बता सकती हो तुम? रेखा की ओर देखकर अनुपमा लगातार मुस्कुराने की कोशिश कर रही। प्यार तो ऐसा ही होगा शायद दोनों में, और नाम तो दोस्ती ही होगा रिश्ते का। तब भी और अब भी सोचती हुई सी रेखा बोली, अगर राम और तुम्हारे रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया जा सकता है तो विराट और अनुपमा के रिश्ते को क्यों नहीं? अनुपमा के सब्र का बांध टूट गया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रेखा जैसे सोते से जागी हो, आप अनुपमा जी हैं ना? कहकर वो अनुपमा से लिपट गई। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठी रहीं। फिर चुप्पी तोड़ते हुए अनुपमा बोली, अब मैं चलती हूँ। रेखा, कल तुम मेरे घर आना, विराट को भी वहीं बुला लूँगी। खूब बातें करनी है मुझे तुम दोनों से। रेखा हामी में सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। आज रिश्तों का नया पाठ पढ़ा था रेखा ने। सच ही तो है कि लगाव, परवाह, त्याग और प्यार जैसे शब्द मन की कोमल भावनाओं के नाम हैं, और जब ये एक साथ मिल जाएं तो बन जाती है दोस्ती। तो फिर दोस्ती का रिश्ता पूरी तरह मन का हुआ, और मन तो सदा एक सा ही रहता है। तो फिर दोस्ती क्यों हो उम्र की मुहताज? अपने मन की बात विराट तक पहुंचाने के लिए रेखा ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। विराट, रिश्तों की गहराई को मैं समझ नहीं पाई थी। अपनेपन की सुगंध से भरे किसी भी रिश्ते को उम्र के अंतिम पड़ाव तक भी मुरझाना नहीं चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी और अनुपमा जी की दोस्ती हमेशा महकती रहे। सचमुच बहुत सुंदर है ये फूल सी दोस्ती। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।